मार्केट वेटरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अजय, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। जैसे मानसी और मैं अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि बाजार तो 17,300 के पास आके अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें, थोड़ा थम सा गया है, ब्रॉडली मेंटेन किए अपने गेंस 15,700 से 17,300 तक। लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी ऐसा हो रहा है कि बाजार का फोकस मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज़्यादा है। हर आए दिन आपको एक नया सेक्टर में काफ़ी हलचल होती हुई नज़र आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? जी देखिए, जो ग्लोबल इश्यूज हैं वो हावी हैं और डोमेस्टिकली क्या है कि तेल की कीमत का इम्पैक्ट है, कमोडिटीज की कीमतों का इम्पैक्ट है। तो आगे फोरकास्ट ग्रोथ का जो आंकड़ा रहेगा वो डाउनग्रेड होगा कॉर्पोरेट्स का। तो उसके चलते थोड़ा मार्केट में एक सावधानी का माहौल है। ज़्यादातर ग्लोबल ही है, ज़्यादातर पचा लिया गया है। अगर आप देखें, ये साल वैसे भी फेड के टाइटनिंग का साल था, इन्फ्लेशन का साल था, बट उसके ऊपर जियोपॉलिटिक्स आ गया। जियो जहाँ के जो जैसे स्विफ्ट में आप काम करते थे, ग्लोबल बैंक्स, एकदम से रशिया जैसी इकोनॉमी को निकाल दिया गया। और अगर आपको रशिया के साथ डीलिंग करना है तो आपके पास आज के दिन में कोई बैंकिंग जरिया नहीं है। तो जियो इकोनॉमिक्स भी बड़ी तेजी से मार्केट्स पे हावी हो गया, बट ज़्यादातर पचा लिया गया है। अब किट में अपसाइड रिस्क क्या है कि अगर यूक्रेन का कुछ हल निकलता है, और जो हल मुझे लगता है कि ऐसे होगा कि उस देश का बंटवारा हो जाएगा, ईस्टर्न यूक्रेन रशिया के हाथ में और वेस्टर्न यूक्रेन एक सेमी इंडिपेंडेंट न्यूट्रल कंट्री के तौर पे, वो अगर हो जाता है तो मार्केट्स बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। बट अभी क्या है, लोग कैश पे बैठे हैं। ज़्यादातर आप फंड मैनेजर सर्वेस देखें तो 2020 अप्रैल के कैश लेवल्स पे फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं। और अगर आप अनसर्टेनिटी का माहौल देखें तो 2008 के लगभग है। वहाँ से हमने जो मार्च में बॉटम बनाया और फिर मार्केट बढ़ा है, तो वो काफ़ी सराहनीय है। अभी साइडवेज मार्केट है, हो सकता है 31 मार्च के चलते हुए थोड़ा और बढ़ेगा मार्केट, स्पेशली मिड कैप्स में। हम थोड़ा एनएवी मैनेजमेंट नॉर्मली देखते हैं फंड्स के द्वारा, जो इम्पैक्ट कर सकता है मिड कैप्स की प्राइसेस। बट अप्रैल अब बहुत अहम ये बात रहेगी कि मार्केट का व्यू पॉइंट क्या है इन्फ्लेशन की तरफ, ग्रोथ की तरफ जो स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, और यूक्रेन का हल कितनी जल्दी निकलता है। आई थिंक ये तीन बड़े इश्यूज रहेंगे। और साथ में अर्निंग्स डाउनग्रेड जो लगभग तय है कि हम देखेंगे कि हर मैनेजमेंट आके अपनी अर्निंग्स कम करेंगे। लगभग 50% कंपनियां ऐसी हैं निफ्टी में जो कि कमोडिटी प्राइस टेकर हैं, और उनके मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए हैं अभी पिछली तिमाही में काफ़ी सिवियरली। तो और हमारे पास ऐसे तेल उत्पादक कंपनियां इतनी नहीं है, ओएनजीसी ऑयल या गेल ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा हमारे पास जैसे बाहर होता है वैसी नहीं है। मेटल्स कंपनियां अच्छी करेंगी, उनको बहुत प्राइस मिली है, तो मेटल्स मटेरियल्स के अपग्रेड्स आएंगे, बट ज़्यादातर कंपनियों के डाउनग्रेड्स आने वाले हैं। अजय, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ज़्यादातर नेगेटिव्स को बाजार ने पचा लिया। ये बहुत शानदार बात है। इनफैक्ट मैं भी कुछ फैक्टर्स को देख रहा था और मुझे ये लगा कि जो चीज़ें प्राइस में नहीं हैं वो ये हो सकती हैं कि क्रूड वापस 85-90 पे आके नॉर्मलाइज कर जाए धीरे धीरे, और ये हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी नॉर्मलाइज हो सकता है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में। कि इंडिया ग्रोथ अभी S&P ग्लोबल ने कमेंट दिया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है FY23 में वो एपैक रीजन में हाईएस्ट रहने वाली है। अगर ऐसा होता है तो शायद फ्लोज भी 8-10 महीने से जो नेगेटिव है FIs के वो रिटर्न हो जाए और क्रेडिट ग्रोथ चालू हो जाए। अगर ये सब होने लगा तो शायद काफ़ी बाजार को पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव्स तो सारे ऑन द टेबल हैं क्लियरली। मैं अब जानना चाहूँगा अजय कि आपके कैश लेवल्स कैसे हैं? क्या आपने भी कैश लेवल्स रेस कर रखे हैं? क्योंकि आप हमारे एक पसंदीदा मार्केट एक्सपर्ट हैं और बहुत टाइम से, और आई नो कि यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। आप खुद बताइए कि क्या आपने इस लास्ट कुछ हफ्तों में जो
वॉलिटिलिटी देखी, उसमें क्या डिप्लॉय किया, या आप खुद भी अभी कॉशियस हैं और एलिवेटेड कैश लेवल्स मेंटेन कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? नहीं, कॉशन ही है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इंडिया फैक्टर्स अच्छे हैं सारे, और स्पेशली अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो थी वो हट गई। यूपी इलेक्शन किस तरफ जाता उससे मार्केट विचलित था। एलआईसी का आईपीओ पोस्टपोन हो गया, तो जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हावी थे मार्च पे वो हट गए। बट इंटरनेशनल फैक्टर्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आ गए। जो 24 फरवरी को एक्शन किया रशिया ने, वो बिल्कुल मार्केट को अचंभित कर गया अजय जी। सो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सो मैं अभी भी कॉशियस हूँ क्योंकि मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि आपके फंडामेंटल्स चाहे अच्छे हों, जब वो ईटीएफ बेस्ड या जेम सेलिंग आती है, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स की सेलिंग आती है, तो भारत में एक है कि आप पैसा निकाल सकते हैं आसानी से। 4-5 हज़ार करोड़ हमने देखा है भारत के मार्केट से एक दिन में जाते हुए, और ज़्यादा इम्पैक्ट ना आते हुए। तो इम्पैक्ट कॉस्ट कम रहती है, मार्केट आसान है पैसा निकालने के लिए। तो जब पैसा निकलता है हमारे से ज़्यादा निकाला जाता है, और अब उल्टा हमारे वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं, पहले से कैचअप हो गया है। तो अब फ्लोज पलटने चाहिए, बट उसके लिए एक चीज़ बहुत अहम है कि डॉलर स्टेबलाइज होना चाहिए। अभी क्या है, डॉलर के हित में बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे हैं। मेरा अपना अनुमान था कि अप्रैल तक डॉलर एक पीक पे आ जाता, बट अब ये 3 तारीख की जो फेड की बैठक है वो अहम रहेगी, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक वो कर देंगे। तो उसके चलते मुझे लगता है कि डॉलर का पीक काफ़ी नियर आ जाएगा, और फिर आप देख सकते हैं कि फ्लोज पलटते हुए मई तक। तो अप्रैल का महीना साइडवेज का महीना रह सकता है फ्लोज के चलते। उसको अब हेल्प नहीं कर सकते, कितनी भी बेहतरीन आपकी ग्रोथ हो या आउटलुक हो, अगर फ्लोज इमर्जिंग मार्केट से निकल रहे हैं तो आपसे भी निकलेंगे उसी प्रोपोर्शन में। और क्योंकि आपके दरवाजे ज़्यादा खुले हैं तो ज़्यादा पैसे निकल जाते हैं हमारे से। राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अजय जी, प्रियंका यार, एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट यहाँ प्रॉफिटेबल पोजीशंस थी भी एफआईज की, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ से फ्लोज गए। बट एक जो हमने पीछे ट्रेंड देखा वो ये था ईटीएफ्स की तरफ, चाइनीज ईटीएफ, साउथ कोरियन ईटीएफ, वहाँ फंड फ्लोज काफ़ी गए हैं। इनफैक्ट लगभग $1.5 बिलियन ईटीएफ इनफ्लो गया है इमर्जिंग मार्केट से। तो क्या ये ट्रेंड भी अभी भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, या एफआईज फिर से डायरेक्ट इक्विटीज की तरफ जाएंगे? तो यहाँ ये ट्रेंड थोड़ा सॉफ्टन होगा, या फिर ETFs will still be lucrative? ये जो पैसिव मूवमेंट है प्रियंका, ये पैसा मूव हो रहा है एक्टिव मार्केट्स, एक्टिव फंड मैनेजमेंट से पैसिव में। सो ये इन्वेस्टर्स डिफरेंट हैं। जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है एफआई भारत में वो डिफरेंट है, जो ETF के थ्रू आते हैं वो डिफरेंट हैं। दोनों इतने काफ़ी हद तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। चाइना में क्योंकि इतना अंडर परफॉर्मेंस रहा, और जब बयान आया मार्च के शुरुआत में उनकी, जब नेशनल पीपल्स कांग्रेस खत्म हुई, सालाना बैठक कम्युनिस्ट पार्टी की, और जब मार्केट के हित में बयान आया कि रेगुलेटरी तौर पे भी हम इतना नहीं देख रहे, हम इनकरेज करेंगे कंपनीज को बाहर लिस्ट करने में, और इकोनॉमी को हम स्टिमुलस प्रदान करेंगे, तो चाइना में एक हमने टर्न देखा कि पैसा काफ़ी तेज़ी से लौटते हुए चाइना में। बट चाइना अगर आप देखें पिछले साल बहुत पैसा निकला है। हेज फंड्स ने तो लगभग सारे पोजीशन काट दिए थे जब उनका बिल्कुल ये अक्टूबर 2020 से, जब अलीबाबा और एंट फाइनेंशियल के ऊपर उनकी रेगुलेटरी इशू शुरू हुई थी, तब से आप पिछले अक्टूबर तक देखें तो बहुत ज़बरदस्त पैसा चाइना से निकला था, और बहुत अंडर परफॉर्मिंग मार्केट था, बहुत कंपेलिंग वैल्यूएशन हो गए थे। और दूसरा बात ये हो गया था कि अब लग रहा था कि सरकार सहारा देगी मार्केट्स को, उसके चलते हमने देखा कि फ्लोज ऐसे लौटे। भारत में कुछ हुआ नहीं। भारत में तो सरकार हमेशा ही प्रोत्साहन देती रही है एफपीआई हो, एफडीआई को आने के लिए। तो हमारा तो बहुत स्टेबल कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और बहुत वेलकमिंग फ्रेमवर्क है। हमारे ऊपर इशू था
इक्विटी एलोकेशन से लोगों ने पैसा निकाला और इमर्जिंग मार्केट से, जो डॉलर जब स्ट्रेंथन करता है इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है। तो जब फेड की नवंबर में जब टर्न हुआ फेड का आउटलुक, तब से हमने देखा कि पैसा और तेजी से निकलने लगा भारत से। Ajay ji, good afternoon. Mansi this side. It's such a pleasure to have you with us today. सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि जहां पर बाजार में हम इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, पिछले दिनों बाजार ने कई सारे वॉलेटाइल सिचुएशंस को देखा, उन्हें डाइजेस्ट भी किया। एक ऐसी रही जो ग्लोबल कंसर्न्स थी, रशिया यूक्रेन के बीच जो तनातनी होती हुई दिखी, जो कि आज भी अभी भी फेस टू फेस टॉक्स के जरिए जारी है। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक भारतीय बाजार के लिए कई सारे सेक्टर्स थे जिस पर नजर रखनी चाहिए थी। कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपके टॉप फेवरेट है, पर्टिकुलरली डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस की अगर बात करें, क्या ये सारे वो बॉक्सेस हैं जिसको आप टिक कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये करना है कि क्वालिटी कंपनीज में रहना है जो सरवाइव कर सके, क्योंकि चैलेंज हटे नहीं है। और रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस आए हैं, चाहे अभी युद्ध विराम हो भी जाए यूक्रेन के साथ, इतनी जल्दी में अमेरिका नहीं होगा वो सैंक्शंस हटाने में। तो ये जियो इकोनॉमिक्स का जो प्रॉब्लम है, जियो पॉलिटिक्स चाहे हट भी जाए, जियो इकोनॉमिक्स ज़्यादा देर तक रहेगा। तो हमें वो सेक्टर्स देखने हैं। नॉर्मली ऐसे माहौल में घरेलू सेक्टर्स की तरफ आप ज़्यादा फोकस करते हैं, बट साल की शुरुआत से हम कह रहे थे इन्फ्लेशन में क्या बेटर चलेगा। इन्फ्लेशन में नॉर्मली फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म करते हैं, एनर्जी मटेरियल्स आउट परफॉर्म करते हैं, रियल एस्टेट, रीट्स, क्योंकि रेंटल्स बढ़ते जाते हैं, ये सब कंपनियां और कैपिटल गुड्स की कंपनियां आउट परफॉर्म करती हैं। तो वही हमारा अभी भी नज़रिया है। दूसरा रहेगा एक्सपोर्ट सेक्टर्स में आईटी ज़्यादा प्रेफर्ड है फार्मा से। फार्मा बहुत मार खाया आफ्टर कोविड के जब पीक के बाद आप ले लीजिए कि खपत जब कम हुई, और यूएस, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मार्केट यूएस था जहाँ पे प्राइस डिस्ट्रक्शन लास्ट 3 साल से चल रही थी, तो फार्मा में काफ़ी हमने देखा है अंडर परफॉर्मेंस रही है, अभी भी कैचअप करना है। उससे अच्छा मुझे आईटी पसंद है, आईटी सर्विसेज है हमारा, आईटी प्रोडक्ट नहीं है, और वैल्यूएशन कोई इतने हाई नहीं है, उल्टा वो मार्केट शेयर गेन कर पाएंगे डिजिटाइजेशन, क्लाउड, ऑटोमेशन के चलते। तो आईटी पसंद है। बाकी जो साइक्लिकल रिकवरी है उसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स लीड करेंगे। ऑटो नहीं है अभी, क्योंकि एक डिमांड कम हुई और डिमांड लौटी नहीं है, स्पेशली टू व्हीलर्स में। दूसरा, उनका इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इतना मार्केट में उनका कैपेसिटी नहीं है बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ाने का। तो एफएमसीजी, ड्यूरेबल्स, ऑटो जो नॉर्मली अगेन साइक्लिकल रिकवरी में चल रहे होते, वो सब नहीं चलेंगे इन्फ्लेशन और कमोडिटी प्राइसेस के चलते। तो फाइनेंशियल्स, मटेरियल, एनर्जी हो गया, और आपका रियल एस्टेट, सीमेंट, चाहे उनका पेटकोक प्राइसेस हो, लागत की कॉस्ट बढ़ी है, बट प्राइसिंग कर पाते हैं। हमारी उम्मीद है कि अप्रैल में आप देखेंगे 30-40 रुपए प्रति बैग फिर से प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी। तो सीमेंट का क्योंकि सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है, 4-5% वॉल्यूम ग्रोथ हमें दिख रहा है, और जितनी तबाही होनी थी ज़्यादातर हो गई उनके इनपुट कॉस्ट में। तो सीमेंट पसंद है, रियल एस्टेट पसंद है। रीट्स अच्छा करेंगे, स्पेशली फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए रीट्स बहुत एक उम्दा विकल्प है। तो ये सब सेक्टर्स पसंद है। और बाकी सेक्टर्स में टॉप 1-2 कंपनीज चुनिए, क्वालिटी कंपनीज में रही है अभी, क्योंकि हमें देखना है कि ग्लोबल ग्रोथ कितनी स्ट्रांगली इस साल आती है। थोड़ा स्लो डाउन है और टाइटनिंग है सेंट्रल बैंक्स का। फिजिकली गवर्नमेंट्स पैसा निकाल रही हैं, नॉर्मलाइज कर रही हैं अपना फिजिकल स्पेंडिंग, तो ओवरऑल मनी सप्लाई घट रही है, लिक्विडिटी घट रही है। ऐसे माहौल में मुश्किल हो जाता है फिर नॉन क्वालिटी कंपनीज का ग्रो कर पाना। ज़्यादा वैल्यू की तरफ जाइए, और भारत के लिए फोकस जो कंपनीज हैं और जो प्राइस टेकर नहीं है कमोडिटीज़ पे, ये कुछ आप रख सकते हैं पैरामीटर्स कंपनीज चूज करने में। इनफैक्ट अभी आप जो पॉइंट बोल रहे थे अजय, कि बाजार जो है नेगेटिव्स को काफ़ी फैक्टर इन करता जा रहा है, इस बात के ऊपर एक और डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जर्मन डैक्स भी
अपने प्री वॉर लेवल्स पे आ गया है। अब 2 वीक पहले इंडिया प्री वॉर लेवल्स पे आ गया था, तो धीरे धीरे सारे ग्लोबल मार्केट्स वॉल ऑफ वरी को क्लाइम कर रहे हैं। एनीवेज आगे चलते हैं और मैं आपसे 2 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा, शायद आपने स्टडी किए हो या सेक्टर पे कोई व्यू। एक तो ऑनगोइंग रुचि सोया का FPO, हर आए दिन हम 10-10, 12-12% का अप मूव देख रहे हैं, इंक्लूडिंग अभी। और इसके पहले भी जो प्रीवियस FMCG IPO आया था अदानी विल्मर, वो भी लैकलस्टर लिस्टिंग थी, लेकिन लिस्ट होने के एक दिन बाद ही स्टॉक चलने लगा, ऑलमोस्ट डबल हो गया है 2 महीने में। इन दोनों कंज्यूमर नेम्स पे आपकी कोई टिप्पणी? पर्टिकुलर स्टॉक्स तो अजय जी नहीं बोलूंगा, सेबी काफी स्ट्रांगली अब देख रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया पे मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ एज एन एडवाइजर, तो नहीं बोलूंगा पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। बट FMCG सारी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम है। अब ये किस हद तक पचा ली गई है मार्केट में, फैक्टर्ड इन है। आई थिंक काफी हद तक फैक्टर्ड इन हो चुकी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अजय जी, आज समय देने के लिए, इन सभी मैटर्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए, मैक्रो माइक्रो व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे और